दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि वो भी बुरा कर देता है। किसी किसी के साथ तो ऐसी नाइंसाफ़ी कर देता है कि जिनका कोई गुनाह भी नहीं होता। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब एक परिवार में माता पिता के अलावा 3 बेटियां होती हैं। माता पिता सीधे साधे सज्जन थे, बेटियां भी काफ़ी सीधी सादी एकदम सज्जन थी, चाल चलन सब कुछ ठीक था, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। लेकिन उनके साथ ऊपर वाला ऐसा खेल खेलता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दोस्तों ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता। फिलहाल एक परिवार की एक कहानी है, तो आइए जानते हैं क्या कुछ होता है पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की। एक परिवार होता है, मुखिया का नाम श्याम नारायण होता है, उनकी पत्नी का नाम पार्वती, 3 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम राधिका, उससे छोटी का नाम संजना और सबसे छोटी का नाम अंजना होता है। 3 बेटियों के अलावा इनका और कोई नहीं था, कोई बेटा नहीं था। इस बात से वो चिंतित रहते थे। हालांकि उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व था, नाज था, लेकिन बस यही था कि अपने देश का जो कल्चर है कि जिसके पास अगर बेटा नहीं हो तो लोग उसे निर्वंश और पता नहीं क्या क्या कहकर बुलाते हैं, ताने मारते हैं। पास पड़ोस की औरतें तो और ताने मारती हैं। तो इसीलिए जो है बस इसी बात से वो कभी कभी दुखी हो जाते थे। लेकिन फिलहाल जो बेटियां थीं वो ठीक ठाक थीं। बड़ी बेटी राधिका जो है वो 12वीं तक की पढ़ाई कर चुकी थी और जो छोटी बेटियां थी एक 8वीं में थी, एक जो है वो 7वीं क्लास में थी। अब दोस्तों जो श्याम नारायण थे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे, मेहनती थे। तो गांव वालों ने सोचा कि चलो इनको जो है प्रधानी का चुनाव लड़ा देते हैं और ये जो है जीत जाएंगे तो कुछ गांव के लिए भला ही करेंगे और साथ में इनकी भी जो परेशानी है थोड़ी बहुत दूर हो जाएगी। तो गांव वालों ने उन्हें तैयार किया और वो कुछ लोगों के कहने पर तैयार भी हो गए। जब वो तैयार हो गए तो और गांव वाले जो थे वो सोचे यार जब इतना भला आदमी चुनाव लड़ रहा है, किसी को खड़ा होने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों बैरी कला नामक वो गांव था। फिलहाल कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता और वो ये था कि निर्विरोध ये चुनाव अब जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जब वो अपना नामांकन वगैरह दाखिल करने वहाँ पर जाने वाले थे, उसी दिन उन्हें लकवा मार जाता है और उसके बाद वो अपना बिस्तर पकड़ लेते हैं। जब उन्हें लकवा मार दिया, एक सुनहरा अवसर जो उनके सामने था वो तो चला गया। अब लोग सोचे अब क्या होगा। तो कोई बोला इनके बदले मैं खड़ा हो जाता हूँ, कोई बोला मैं खड़ा हो जाता हूँ। उनके जैसा कोई गांव में था नहीं, तो कई लोग खड़े हो गए चुनाव में। फिलहाल प्रधान कोई और बन गया और इनके ऊपर विपत्ति आन पड़ी, क्योंकि जो है अब प्रधानी के खुशी में शायद इनका बीपी हाई हो गया था और इसी वजह से इन्हें पैरालाइसिस हो गया, लोग ऐसा कहने लगे। लेकिन फिलहाल ये अपना बिस्तर पकड़ लिए और दोस्तों ना जीने में रहे ना मरने में रहे, उनका इलाज होता रहा। जो 3 बीघे में से 1 बीघा खेत भी जो है उनके पीछे बिक गया, पहले गिरवी पड़ा फिर बिक गया। लेकिन उनके हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात ये रही कि जो संजना और अंजना थी ये अपनी पढ़ाई को किसी तरीके से जारी रखती हैं और वो 10वीं क्लास जो है दोनों पास कर लेती हैं। लेकिन एक दिन जो है जब 3-4 साल बीत गए ऐसे ही बिस्तर पर पड़े पड़े, दोस्तों श्याम नारायण जो है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद घर में जो है कुछ नहीं था जो कि उनकी क्रियाक्रम भी किया जा सके। फिलहाल भले आदमी थे तो गांव वालों ने रुपया पैसा लगाया, चंदा लगाकर उनका क्रियाक्रम किया और उसके बाद ये हुआ कि अब क्या होगा। अब दोस्तों जो बड़ी बेटी राधिका थी उसकी उम्र जो है करीब 25-26 साल की हो चुकी थी। तो गांव वालों ने सोचा चलो कम से कम एक बेटी की शादी कर देते हैं। और दोस्तों फिर वो लोग थोड़े थोड़े इधर उधर से पैसे लगाए और एक युवक से उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी उसके साथ जो है किस्मत धोखा दे जाती है। जिससे शादी होती है वो नंबर 1 का निकम्मा, नालायक, पियक्कड़, हर ऐब उसके अंदर भरे थे। और वहाँ जाने के बाद जो राधिका थी दोस्तों उसे अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद से मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करना पड़ता है।
क्योंकि मायके में भी कोई सहारा था नहीं। तो इस तरीके से उसके दिन जो है मुश्किलों में गुजरते रहे, इधर ये लोग भी मुश्किलों में थे। लेकिन जो उनकी माँ थी, पार्वती थी, वो कहती हैं कि बेटा तुम लोग हो सके तो अपनी पढ़ाई कैसे भी करके शुरू करो। करती कैसे, खेतों में कितना भी मेहनत करती, जो भी पैसा मिलता सरकारी स्कूल में उन्होंने एडमिशन करवा लिया। जैसे तैसे वो अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई दोनों बहनें क्रमशः ऐसे करने लगी। इसी बीच 2 साल का जब और वक्त बीता, 12वीं इन्होंने कंप्लीट कर लिया, तभी एक दिन और एक बुरी खबर आती है। क्योंकि जो पार्वती थी उनके पेट में अक्सर दर्द रहता था, उनके सीने में दर्द रहता था। तो डॉक्टर को जब जाकर दिखाती हैं तो पता चलता है कि इनको जो है वो कैंसर है, लंग्स का कैंसर, फेफड़े का कैंसर। जैसे ये खबर दोस्तों इन लोगों को मिलती है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है कि अब क्या होगा। लेकिन इस बात से जो पार्वती देवी थी वो घबराती नहीं है। वो कहती हैं कि बेटा अब जो भी मेरे साथ होगा वो होगा, मेरे पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और एक भी पैसा है भी नहीं और कहीं से लाने की भी ज़रूरत नहीं है, खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे 1 बीघा तुम्हारे पिता के पीछे बिक गया, वैसे 1 बीघा और बेच देते हैं, और तुम दोनों जो है अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखो। क्योंकि बड़ी बहन का तो देख ही रही हो कैसे लड़के से उसका पाला पड़ गया, उसकी ज़िंदगी नर्क है। मैं चाहती हूँ तुम लोग कम से कम ग्रेजुएशन कर लोगी तो कहीं अच्छे घर में या तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, या फिर कहीं 2-4 पैसे का तुम्हें जॉब लग जाएगा। अब दोस्तों वो खेत 1 बीघा बेच देती हैं और उसके बाद संजना और अंजना की पढ़ाई वो शुरू करवा देती हैं। ये दोनों बीएससी में अपना एडमिशन ले लेती हैं। उधर वो पढ़ाई करती रही, इधर इनकी हालत जो है खराब होती गई। जब तकलीफ ज़्यादा हो जाती थी तो दर्द निवारक गोलियां वो खा लेती थी। इसी तरीके से चलता रहा और 2-3 सालों का वक्त बीत गया। उधर जो राधिका थी उसका भी अपने पति से जो है वो मारता पीटता था। आए दिन जो है वो मायके में रहती थी, बार बार वो सोचती थी नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं था। तो इस तरीके से उसका चलता रहा। इनकी पढ़ाई चलती रही और माँ की हालत खराब होती गई। 3 सालों के बाद दोस्तों एक दिन आखिरकार जो पार्वती देवी थी उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो अपना दम तोड़ देती हैं। उनकी भी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद अब ये बेटियां एकदम से अनाथ हो जाती हैं। अब दोस्तों एक बार फिर वही स्थिति आ गई कि जब उनके पिता मरे थे श्याम नारायण, तब भी पैसे नहीं थे, गांव वालों ने अंतिम संस्कार वगैरह किया, वही हालत तब भी हो गई थी। अब गांव वालों ने उनकी माँ का भी अंतिम संस्कार किया, किसी तरीके से थोड़े में क्रियाक्रम निपटा दिया। और उसके बाद जो राधिका थी वो पिछले 1-2 सालों से अपने मायके में ही रह रही थी। अब तो अपनी माँ के मौत के बाद उसे यहीं पर ही रहना था, अपनी बहनों की देखभाल करनी थी। पति से उसने एक हिसाब से एकदम से रिश्ता उसका खत्म हो गया था। अब ये 3 लोग घर पे रहती थीं, तीनों बहनें बाहर कहीं जाकर काम भी नहीं कर सकती थीं। हालांकि ये दोनों पढ़ी लिखी थी, बीएससी इनका कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए वो इधर उधर खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालने को मजबूर हो जाती हैं। धान के सीजन में धान बिठाती, गेहूं काटती, गन्ने काटती, यही सब वो काम करती है। जो भी इनको पैसे मिलते थे उसी से अपना पेट पालती थीं। ऐसे ऐसे करके दोस्तों 2 सालों का वक्त बीत गया। इनकी भी उम्र धीरे धीरे काफ़ी होती गई। 25 साल की ये दोनों हो चुकी, वो भी जो है 30 साल की हो गई, 30-31 साल की जो राधिका थी। ये संघर्ष करके वहाँ पर अपना गुजारा कर रही थी। राधिका जो है यही सोचती कि ऐसे तो इनकी उम्र भी बीत जाएगी, मैं शादी भी नहीं कर पाऊंगी, और गांव वाले मदद भी करते तो कोई किसका कितना करेगा, गांव में तो हर कोई परेशान ही रहता है। यही सब सोच रही थी कि एक दिन उसी गांव में उनके पड़ोस में एक लड़की की शादी पड़ी। उस शादी में जो लड़की की माँ थी उनकी एक सहेली थी, उनके गांव की ऐसी पक्की सहेली थी कि दोनों एक दूसरे के यहाँ कार्यक्रम पड़ता था तो ये दोनों आती जाती थी। उनकी जो सहेली थी वो मुंबई की रहने वाली थी, उनका नाम दुर्गावती देवी होता है। अपने बेटी की शादी में वो दुर्गावती यानी कि अपनी सहेली को मुंबई से बुलाती हैं और दुर्गावती देवी वहाँ से शादी में शामिल होने के लिए आती हैं।
लेकिन शादी में उनकी नज़र सब पर थी। मुंबई के रहने वाली वो महिला थी। वो अपनी सहेली से पूछती हैं कि ये जो दो लड़कियां हैं, संजना और अंजना वहाँ पर थीं, बाकी जो राधिका थी अपने घर पर यूँ रहती थी, वो कहीं ज़्यादा आती जाती नहीं थी। वो उन्हें जब देखती हैं तो गौर करती हैं कि अन्य लड़कियों की अपेक्षा ये लड़कियां जो है काफ़ी सीधी सादी हैं, खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी भी लग रही हैं, लेकिन साधारण से कपड़ों में हैं और इतना ये मेहनत कर रही हैं। तो ये कौन है, ये काम के लिए बुलाई गई हैं या फिर क्या हैं? अब दोस्तों, जब वो अपनी सहेली से पूछती हैं तो वो इन लोगों की दर्द भरी कहानी बता देती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, माता पिता है नहीं, एक बड़ी बहन है, वही इनकी चाहे माँ समझो, बाप समझो, जो भी समझो, तीनों बड़ी जो है भलमनसाहत से रहती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं और किसी तरीके से अपना पेट पालती हैं। भगवान ने भी इनके साथ जो है ऐसे ऐसे खेल खेला। बेचारे माता पिता बहुत सज्जन थे और फिर भी जो है इस तरीके से उनकी मौत हो गई। समझ में नहीं आया इन्होंने क्या बिगाड़ा था, किस जन्म की ये कमाई है। तो वो देखती हैं। उसके बाद वो संजना को अपने पास बुलाती हैं, दुर्गावती देवी, कहती हैं बेटा इधर आओ। वो उन्हें जो है मौसी मौसी कहा करती थी। जब से वो आई थी तब से पता चला कि अच्छा ये आंटी की सहेली हैं, तो मौसी मौसी कहने लगी। कहती है मौसी बताइए। कहती हैं बेटा कि तुम लोग अगर मेरे साथ मुंबई चलो तो वहाँ पर क्या कुछ काम करना चाहोगे? क्योंकि तुम लोग इतनी मेहनती हो तो वहाँ पर तुम जैसे लोगों के लिए बहुत काम है, सुंदर भी हो। वो कहती हैं कि ऐसा है मौसी कि अब ये फ़ैसला तो मेरी दीदी ले सकती हैं, आप उन्हीं से इस बारे में बात कर लीजिएगा। वो कहती हैं ठीक है, अपनी दीदी को बुला लाना। दोस्तों, वो लोग राधिका को बुला लाते हैं। दुर्गावती देवी उनसे बात करती हैं राधिका से। तो राधिका भी सोचती है यार यहाँ पर तो ऐसे ही ज़िंदगी बीत रही है, यहाँ पर रहूँगी तो इनकी भी शादी नहीं हो पाएगी और मेरा तो घर उजड़ ही चुका है। तो जैसा ये कह रही हैं, अगर इनकी बात मान लेते हैं और ये भी जो है काफ़ी जो है अच्छी लग रही हैं, सज्जन लग रही हैं, तो ठीक है वहीं चलते हैं, देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं। तो वो कहती हैं कि ठीक है मौसी, और अगर आप ऐसा कह रही हो तो आप अगर हमें ले चलेंगी तो आपकी मेहरबानी होगी। अब जिस दिन उनको जाना था दोस्तों, इनका भी टिकट वो अपने साथ बनवा लेती हैं और उसके बाद ये तीनों लोग दुर्गावती देवी के साथ मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में इनका जो है अपना मकान था दुर्गावती देवी का। फिलहाल अपने पति के साथ रहती थीं, बाल बच्चे सब थे। जब ये तीन पहुंच जाती हैं तो अपने जान पहचान का एक जो है वो कमरा दिलवा देती हैं कुछ दूरी पर अपने घर से। और उसके बाद अगले दिन जाकर अंधेरी ईस्ट में कोई एक इलाका पड़ता है सीप्ज नाम का, जहां पर देश विदेश की हज़ारों कंपनियां हैं। अगर आप लोग को इस बारे में नॉलेज हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देश विदेश की हज़ारों कंपनियां हैं वहां पर, ज्वेलरी से लेकर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और दवाएं वगैरह बहुत सारी हैं। वहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं। वहीं पर जो है दुर्गावती देवी भी जॉब करती थी किसी ज़माने में। अभी फ़िलहाल वो अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी। तो वो जो है जाकर संजना और अंजना की एक कंपनी में बात करवा देती हैं। और जब उनसे पूछताछ होती है, एक हिसाब से जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तो बड़ी ईमानदारी से पढ़ी लिखी थी, उनका दिमाग तेज़ था, गणित वगैरह जो भी था, उनको वो जॉब मिल जाती है। और स्टार्टिंग जो उनकी सैलरी होती है वो होती है 18,000 रुपये, जबकि वहाँ की सैलरी हाई ही रहती थी। कम से कम सैलरी ही 15,000 होती थी झाड़ू पोछा करने वालों की भी। 18,000 पे एकदम फ्रेशर के तौर पर उनकी नौकरी लग जाती है। और उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से जॉब करने लगती हैं। 1 महीने का वक्त बीतता है, उन्हें जब पहली सैलरी मिलती है और दोस्तों वो सैलरी लेकर वो भागी भागी आती है अपने कमरे पर और राधिका के हाथ में, यानी कि अपनी बहन के हाथ पे रखती हैं। दोस्तों फिर तीनों जो है वो पैसा देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती हैं कि अगर आज मम्मी पापा होते तो कितना अच्छा दिन होता, हमारे लिए कितने खुश होते। काफ़ी देर तक वो रोते रहे इसी बात को लेकर। और उसके बाद फिर वो मिठाई वगैरह लेती हैं, जाती हैं दुर्गावती देवी के घर पर, उनका मुंह मीठा कराती हैं। दुर्गावती देवी कहती हैं कि बेटा अभी तो ये कुछ भी नहीं है। ईमानदारी और जिस सज्जनता से
और जिस मेहनत लगन से तुम काम करती हो, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। वह ऐसी जगह वहाँ पर है जहाँ पर लोग लाखों रुपए महीना कमाते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर वो उन्हें आशीर्वाद देती हैं, ये अपने कमरे पर आती हैं और फिर ये अपना वो जॉब करने लगती हैं। अब दोस्तों वो लोग काम पर चली जाती थी, लेकिन घर पे जो राधिका थी उसका टाइम पास नहीं होता था। वो सोचती है मैं भी कोई नौकरी कर लूँ, तो वो एक सिक्योरिटी, महिला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी उसी जगह पर, उसी एरिया में एक कंपनी में कर लेती है। और वो भी जो है दोस्तों वो पैसा कमाने लगती है। अब तीनों बहनें मिलजुल कर काम करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही 4-6 महीने 8 महीने बीतता है तो दोस्तों ये एक तो अकेली थी, खूबसूरत थी, और मुंबई में जाने के बाद इनके रूप में और निखार आ जाता है। एकदम से जो है अब इनके पीछे लोग पड़ जाते हैं। लोग क्या, जो संजना थी उसके पीछे जो दुर्गावती देवी का एक लड़का होता है जिसका नाम विवेक होता है, बीटेक कर रखा था, इंजीनियरिंग कर रखा था, और वहीं एरिया में, उसी एरिया में अच्छी खासी जॉब करता था। जब वो बार बार, ये जो तीनों थीं कहीं और नहीं जाती थीं, या तो अपने कमरे पर रहती थीं या फिर काम पर जाती थीं, किसी त्यौहार में या छुट्टी में वो दुर्गावती देवी के घर पर चली जाती थीं। इसके अलावा और कहीं उनका आना जाना नहीं था। तो इस दौरान, आने जाने के दौरान घर पर जो विवेक था वो संजना को पसंद करने लगता है, उसका नंबर ले लेता है और उसके बाद जो है उससे बातें करने लगता है। धीरे धीरे बात करता है कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, वैसे तो तुम तीनों बहनों ठीक हो, अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे नज़र से देखता हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब संजना सोचती है यार अब इस बात का इनको क्या जवाब दूँ। मौसी के लड़के हैं, मौसी कहती थी उसकी माँ को, मैं क्या बताऊँ, उसके कुछ समझ में नहीं आता। और वो ना तो मना कर सकती थी और ना ही एक्सेप्ट कर सकती थी, क्योंकि सोचती थी कि ऐसा कुछ करूं कि दामन पे दाग ना लगे। तो बस वो हाँ हूँ में जवाब दे देती थी। वो उसे कुबलवाता रहता था कि क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहती थी आप तो सबको अच्छे लगते हो, आप क्यों नहीं अच्छे हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे हो आप भी। इस तरीके से वो बात करती रही और अंत में ये बात इस हद तक बढ़ गया कि जो विवेक था वो जीने मरने की कस्में खाने लगा। कहने लगा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम हाँ कर दो और मुझसे प्यार का जो है इजहार कर दो। इस तरीके से जब ज़्यादा हो गया तो वो सोचने लगी यार अब मैं ये किसको बताऊं ये बात। अब दोस्तों उधर तो संजना की ये कहानी थी और इधर जो राधिका थी उसकी भी कहीं ना कहीं एक कहानी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जिस कंपनी की वो सिक्योरिटी गार्ड थी उसी सिक्योरिटी कंपनी का एक मैनेजर होता है जो कि इधर उधर साइटों पर आया जाया करता था। तलाकशुदा आदमी था, उसकी उम्र करीब 36-37 साल की थी। वो जब राधिका को देखता है तो दोस्तों उसका वो दीवाना हो जाता है। वो नंबर तो उसका था ही राधिका का उसके पास, फ़ोन करके उससे प्यार भरी बातें करने लगता है कि आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत मेहनत से काम करती हो और मुझे आपके बारे में सब पता है, आपने जो महिला गार्ड से किसी से बात कर रखी है सारी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। आपके माता पिता नहीं हैं, आपकी 2 बहनें हैं, आपकी शादी भी हो चुकी थी, ये भी पता है। कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब राधिका दोस्तों ये बात सुनती है तो वो सन्न रह जाती है। वो भी सोचती है मैं इनको क्या जवाब दूँ। वो कहती है कि देखो ऐसा है कि मेरी 2 बहनें हैं और मैं अपने आप को तो अब जो है जैसा आप मुझे कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं मानती नहीं मैं लड़की हूँ। मैं तो सोचती हूँ मेरी 2 बहनें हो, मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनकी माँ हूँ। दोस्तों वो थी तो 32-33 साल की, लेकिन खुद को 50 साल जैसे उम्र दराज महिला की तरह वो समझती थी। सोचती थी कि मेरी तो अब कहानी ख़त्म है। एक दिन जो मैनेजर है उससे मिलकर सारी बात कहता है कि प्लीज़ मना मत करो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। वो कहती है कि आप मुझे इतना मजबूर क्यों कर रहे हो, मेरी जो 2 बहनें हैं मेरी बेटियों के समान हैं, मैं पहले उनकी शादी करूँगी, अपने बारे में तो मुझे सोचना ही नहीं है।
वो कहता है कोई बात नहीं, मुझसे शादी कर लो, अगर तुम उन्हें अपनी बेटियां समझती हो तो मैं भी उन्हें जो है अपने उनका पिता बनकर मैं उनका जो भी करना है शादी विवाह वो उत्तरदायित्व मैं निभाऊंगा। यहाँ तक वो मैनेजर कह देता है। जब वो ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल वो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे आप टाइम दो कुछ दिन का। वो कहते हैं जितना दिन का टाइम लेना हो आप ले लो, लेकिन प्लीज़ मना मत करना। उसके बाद दोस्तों वो जाती है अपने घर पर, सोचती है मैं क्या करूं, किससे बताऊं, बहनों से तो कह नहीं सकती थी। फिर सोचती है चलो दुर्गावती जो हैं, जो कि माँ समान हैं, उन्हीं से ये परेशानी मैं बताऊंगी, देखती हूँ वो क्या कहती हैं, क्या सलाह देती हैं। यही सब सोच रही थी कि तभी जो संजना थी वो भी विवेक और अपने बीच हुई सारी बात जो है अपनी बहन को बता देती है। वो सोचती है अगर इनकी माँ को बताती हूँ तो भी बुरा हो जाएगा, मना करती हूँ तो भी बुरा हो जाएगा, तो पहले मैं दीदी को बता देती हूँ सारी बातें। वो जिस तरीके से बात करते हैं, जब वो बताती है तो जो राधिका थी वो सन्न हो जाती, कहती है कि अच्छा। फिर वो जो है अपनी छोटी बहन अंजना को बुलाती हैं कि तुम्हारी तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। कहती नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती हैं कि वो तुम्हें इतना परेशान करता है तो तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आता है। वो कहती है दीदी अब मेरे दिल में क्या ख्याल आएगा, हम कैसे कैसे किस दिन से आए हैं और अब थोड़ा अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं, तो फिर ये सब थोड़ी हमें करना है, पहले आपका कुछ देखना है। उसके बाद वो कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं जो है जाकर मौसी से बात करूंगी इस बारे में। दूसरे दिन दोस्तों संडे था, सबकी छुट्टी होती थी, तो वो जो है वो जाती हैं। वहाँ पर जाते ही जो दुर्गावती जी थी वो हालचाल पूछती हैं, आओ राधिका क्या हाल है, और वो दोनों लोग क्या कर रही हैं। कहती है कि आज घर की साफ़ सफाई कर रही हैं। फिलहाल वो बैठ जाती है तो कहती हैं क्या बात है, तुम बहुत ही अजीब सी उलझन में हो, क्या बात है। तो राधिका कहती है कि बातें तो दो तरह की हैं, एक आपकी बात है एक मेरी बात है, समझ में नहीं आ रहा पहले क्या बताऊं। वो कहते हैं कि पहले अपनी ही बात तुम बता दो, बाद में मेरी बताना। उसके बाद ही अपनी वो कहानी बताती है मैनेजर के साथ वाली बात, कि ऐसे ऐसे वो मेरे पीछे पड़े हैं। अब दोस्तों जब ये बात सुनती है तो कहती हैं कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि जो इतना अच्छा आदमी इतने बड़े पद पर रहते हुए और तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारी सिफारिश कर रहा है। अगर वो चाहे तो उसके ज़िंदगी में रोज़ लड़की आए जाए, ये मुंबई है, यहाँ पर कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन तुम्हारी सज्जनता और तुम्हारी शालीनता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, खूबसूरती देखकर ही उसे भी लगा होगा, क्योंकि पहली पत्नी से वो भी प्रताड़ित हो चुका होगा जैसे तुम अपने पति से हो चुकी हो, तो उसे लगा होगा कि तुम ही उसके लिए सही हो। तो तुम मना मत करो, अगर तुम डर रही हो तो मैं तुम्हारी माँ, तो कहती हो मौसी, तो मैं तुम्हारी जो है माँ बनकर और जो मेरे पति हैं पिता बनकर हम बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, देखते हैं कि वो क्या है कैसे हैं, और हम बेटा तुम्हारा कन्यादान करेंगे, तुम मना मत करो। अब बताओ दूसरी बात क्या है। अब दोस्तों जब वो दूसरी बात सुनती हैं विवेक और संजना के बारे में, तो वो हैरान हो जाती हैं। कहती हैं कि ये तो अभी तक तो तुम्हारा सौभाग्य था, अब तो ये हमारा सौभाग्य है कि मेरा नालायक बेटा कम से कम संजना को पसंद कर लिया है। वो कहती हैं कि राधिका कहती है आंटी कहाँ नालायक हैं आप, ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है जो भी हो, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या तुम्हारी बहन किसी और से प्यार करती है क्या। तो वो कहती है नहीं मौसी ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो संकोच में थी कि वो करे तो क्या करे, और ये जो है उसके पीछे एकदम पड़े हैं, जीने मरने की कसमें खाते हैं। कहती हैं बस अब कुछ मत करो, अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम उनकी बड़ी बहन हो और खुद को माँ समझती हो, भी तुम्हें अपनी माँ के समान मानती हैं, तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि जो है अपनी बहन का हाथ मुझे दे दो, मेरे बेटे के हाथ में दे दो, ये हमारा सौभाग्य होगा कि वो हमारे घर में बहू बनकर आएगी। अब दोस्तों इसी बात पर जो है जो राधिका थी वो रोने लगती है। फिलहाल उसे गले लगाती हैं, समझाती हैं, और फिर जो है अब ये हुआ कि पहले शादी किसकी हो।
तो वो कहती हैं कि बेटा ऐसा है, पहले आप अपनी शादी करो, आप बड़ी हो और शादी कर लोगी। बातचीत करती हैं उन मैनेजर से, तो वो भी बड़े खुश होते हैं जब ये सुनते हैं कि हाँ इन्होंने हाँ कर दिया। फिलहाल उनकी शादी होती है और फिर उसके बाद अपने बेटे से तो क्या पूछना था, बेटे से कहती हैं तो तुरंत बोल देता हाँ मम्मी आप कर दीजिए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। और फिर जब संजना से पूछा जाता है तो दोस्तों वो भी जो है वो हाँ में ही जवाब देती है, क्योंकि विवेक को कहीं ना कहीं वो भी पसंद करने लगती है। और फिर इन दोनों की शादी जो है दोस्तों वो बड़े धूमधाम से होती है। आज जो है ये सारे परिवार एक साथ रहते हैं। जो उनकी छोटी बहन है वो काम करती है, संजना भी करती है, लेकिन कुल मिला जुला कर दोस्तों अब इनकी कंडीशन बहुत ठीक है। दोस्तों ये 2016 से इनके ऊपर जो ये शुरू हुआ था कुदरत का कहर, 2026 तक आते आते अब सब कुछ सामान्य है। लेकिन दोस्तों आखिर उन माता पिता की क्या गलती थी कि जो ऊपर वाले ने उनके साथ ऐसा किया, काश वो भी होते और अपने बच्चों की ये खुशियाँ देख पाते। फिलहाल बच्चों को इस बात का सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक बात का मलाल है कि उनके साथ ऊपर वाले ने गलत किया, उनके माता पिता को छीन कर। फिलहाल दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।